चौथे चरण के मतदान से पहले नेताओं के तीखे बयानों ने चुनाव में सरगर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र की अमरावती सीट से प्रत्याशी नवनीत राणा ने ओवैसी बंधुओं के खिलाफ विवादित बयान दे दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई। हैदराबाद में एक सभा के दौरान नवनीत राणा ने कहा कि अगर 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो पता नहीं चलेगा कि दोनों भाई कहां गए। नवनीत राणा का ये बयान अकबरुद्दीन ओवैसी के 2013 में दिए गए बयान का जवाब माना गया। नवनीत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया और उन्हें 15 सेकंड के बजाय 1 घंटा देने की बात कही। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। दरअसल साल 2013 में एक सभा के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक विवादास्पद बयान दिया था। अपने बयान में अकबरुद्दीन ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें कितना दम है। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। बीजेपी नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर अब विवाद बढ़ गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों ने नेताओं ने बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया है, जिसमें पहला बयान कांग्रेस का सामने आया। कांग्रेस ने नवनीत राणा के बयान की कड़ी आलोचना की और कहा कि बीजेपी देश में सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश में जुटी हुई है। नवनीत राणा ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। समाज में नफरत फैलाने से किसी का फायदा नहीं होगा, देश जलाने से किसी का फायदा नहीं होगा। लेकिन मोदी जी चाहते कि सत्ता में रहने के लिए देश जलाना आवश्यक है, तो देश की जनता देख रही है। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने भी बीजेपी को घेरा और दावा किया कि हार के डर की वजह से बीजेपी नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। पूरा चुनाव बीजेपी हार रही है, डरी हुई है, इसके लिए अनाप शनाप बयानबाजियां हो रही है, लेकिन जनता सब देख रही है और इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी को बढ़त दे रही है। साथ ही विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से नवनीत राणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नवनीत राणा के बयान पर हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता की भी सफाई सामने आई। उन्होंने बताया कि नवनीत राणा के कहने का मतलब ये था कि 15 सेकंड का समय निकालिए और वोट देने जरूर जाइए। 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत की ओर जाना है। एक 15 मिनट ही लगेंगे आपको जाके वोट डाल के आने के लिए, ये था उनका कहना। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए नेताओं का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है, तो वहीं कांग्रेस का गढ़ बचाने के लिए प्रियंका गांधी ने रायबरेली में अपना डेरा डाल रखा है। योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को रामद्रोही बताते हुए निशाना साधा, तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमें विरासत में मिला है। रामद्रोही है, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम करते थे। हमें विरासत में इस देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला है। हमारे एक परिवार के सदस्य को मारोगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा इस देश के लिए। हम झुकने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर जनता से वोट मांगा, तो वहीं बहराइच में रैली करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी को ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी कह दिया। आज से मालूम है कि केवल रामललाई अयोध्या में विराजमान नहीं हो रहे हैं, बल्कि अगर कानून को हाथ में लेकर के कानून को बंधक बनाने का प्रयास करेंगे
तो राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल जाएगी। और बहनों और भाइयों, यही कारण है ये माफिया और अपराधी अब अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे साहब एक बार जान बकस दो बस। जो अपने आप को दावा कर रहे कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उनके 10 साल का कार्यकाल देखोगे तो वो ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और अब तक जितनी बातें उन्होंने कही हैं, उनकी हर बात झूठी निकली और उनका हर वादा झूठा निकला। रायबरेली से अपने भाई राहुल गांधी को जिताने के लिए प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाती नजर आई। चूंकि प्रियंका गांधी भी अच्छी तरह जानती हैं कि अगर महिला वोटर साथ आई तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए प्रियंका गांधी ने महिलाओं से आशीर्वाद मांगा, साथ ही तमाम चुनावी वादे करना भी नहीं भूली। क्योंकि रायबरेली सीट कांग्रेस पार्टी की पुश्तैनी सीट मानी जाती है। सोनिया गांधी यहां से 20 साल तक सांसद रहीं, इसीलिए प्रियंका को इसका पूरा फायदा मिलता दिखा। रायबरेली के लोगों का प्रियंका को जबरदस्त समर्थन मिला तो प्रियंका भी उत्साह से भर गईं और उन्होंने अडानी अंबानी वाले मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर लिया। देखिए, ये लग रहा है कि मोदी जी भी मजबूर हो गए ये इन नामों को लेने पे। और जो उन्होंने कहा है कि राहुल जी ने नाम लेना बंद किया, ये भी एकदम गलत है। रोज रोज तो राहुल जी नाम ले रहे हैं। क्योंकि एक रोज पहले पीएम मोदी ने कहा था कि राहुल और अडानी अंबानी की सांठगांठ हो गई है, जिस पर प्रियंका ने खुलकर जवाब दिया। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में उमर ने बताया कि अब्बा की जिद और चचा अशरफ की प्लानिंग से उमेश पाल मारा गया। इसके साथ ही अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर ने भी कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए, जिन्हें सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उमर ने बताया कि अब्बा यानी कि अतीक अहमद के लिए उमेश पाल को मारना जरूरी हो गया था, क्योंकि उमेश पाल की वजह से अब्बा अतीक अहमद को काफी नुकसान हो रहा था और उमेश पाल की कोर्ट में पैरवी की वजह से अतीक अहमद को जमानत नहीं मिल रही थी। जमीन से जुड़े कारोबार में भी उमेश पाल हस्तक्षेप करता था, इसीलिए अब्बा यानी कि अतीक अहमद की जिद थी कि उमेश पाल को खत्म कर दिया जाए। इसीलिए चचा अशरफ ने पूरी साजिश रची और उमेश पाल को मारने के लिए शूटर भेजे और पूरी प्लानिंग के तहत भाई असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अब्बा के शूटरों ने गोली मारकर उमेश पाल की हत्या कर दी। अतीक अहमद के बेटे उमर का ये बयान प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने दर्ज किया है। उमर अभी लखनऊ जेल में बंद है और उसका बयान दर्ज करने के लिए धूमनगंज पुलिस कोर्ट का आदेश लेकर लखनऊ जेल पहुंची थी। और सिर्फ उमर ने ही नहीं बल्कि प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली ने भी बीते दिनों कई राज खोले थे। अली ने एनकाउंटर में मारे गए अपने भाई असद को लेकर पुलिस को कई बातें बताई थी। और बीते दिनों जब पुलिस ने अली अहमद का बयान दर्ज किया तो अली ने बताया कि हमने अब्बा को मर्डर करने से मना किया था, पर अब्बा नहीं माने। वो बोले कि अतीक के बेटे शेर हैं और दिन दहाड़े मारेंगे। अली ने खुलासा किया कि उमेश पाल को पहली बार धोबी घाट चौराहे पर मारने की प्लानिंग थी, लेकिन प्लानिंग फेल हो गई। दूसरी बार कचहरी रोड पर 24 खंभा के पास मारना था, लेकिन वो प्लानिंग भी फेल हो गई। अली ने अपने बयान में स्वीकार किया कि पूरा परिवार उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। अली और उमर के इन बयानों से माना जा रहा है कि दोनों को उमेश पाल हत्याकांड की पूरी जानकारी थी और दोनों उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग का हिस्सा थे। अब जल्द ही पुलिस उमर और अली के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। बता दें कि 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा कर्मियों की अतीक अहमद के इशारे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मध्य प्रदेश के शहडोल में नाबालिग से गैंगरेप के 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बुलडोजर के जरिए सभी आरोपियों के मकान गिरा दिए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में बुलडोजर आरोपियों के अवैध तरीके से बनाए गए मकान गिराते नजर आए। हालांकि कार्रवाई से पहले पुलिस ने बकायदा लाउडस्पीकर के जरिए आरोपियों के मकान में रह रहे लोगों से मकान खाली करने की अपील की। मकान रह जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। महिला एवं बच्चे हो उसे बाहर कर ले। आरोपियों के मकान गिराए जाने से पहले वहां काफी तादाद में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया ताकि वहां कोई हंगामा खड़ा न हो। और फिर पुलिस ने एक एक कर गैंगरेप के 5 आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया।
बताया गया कि इन 5 आरोपियों ने 3 दिन पहले एक साथ नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को उस समय अंजाम दिया था जब ये लड़की ट्यूशन से अपने घर लौट रही थी। तभी इन आरोपियों ने उस नाबालिग को अगवा कर लिया और उसे जंगल में ले गए और फिर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। गैंगरेप के बाद सभी आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। आरोपियों पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया। काफी मशक्कत के बाद सभी आरोपियों को नरवर जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। आज इनको गया और अभी पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें ऐश्वर्य निधि गुप्ता, साहिल कुरैशी, कैलाश उर्फ मन्नू, मोहम्मद समीम और मोहम्मद अफजल अंसारी शामिल है। गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों में से कई पेशेवर आरोपी हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज थे। गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों से बचने के लिए हर कोई अपनी गाड़ी का एसी चालू रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी में लगा एसी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारण बन सकता है। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के मुताबिक 99% लोग गाड़ी में लगे एसी की ठंडी हवा के साथ कई केमिकल्स सांस के साथ अंदर ले रहे हैं। कार में मौजूद कुछ खतरनाक केमिकल्स कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी पैदा कर सकता है। गाड़ियों में सीट और डैशबोर्ड को आग से बचाने के लिए अग्निरोधक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब गाड़ी कड़ी धूप में खड़ी होती है तब गर्मी की वजह से ये केमिकल जहरीली गैस में बदल जाता है और एसी चलाते ही ये केमिकल हवा के साथ कार में बैठे लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। रिसर्च में बताया गया है कि अग्निरोधक केमिकल्स का असर इंसान के नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है, जिससे लोगों को गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उल्टी और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। अब सवाल है कि इस केमिकल से कैसे बचा जाए। तो कोशिश ये कीजिए कि कार को हमेशा छाया में पार्क करें, गैरेज में या शेड में या पेड़ के नीचे। साथ ही कार में बैठने से पहले सभी खिड़कियां कुछ देर के लिए खोल दें ताकि अंदर मौजूद गैस बाहर निकल जाए। चाहे तो खड़ी गाड़ी में एसी चलाकर भी कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं, इससे जहरीले केमिकल्स का असर खत्म हो सकता है और जब कार ठंडी हो जाए तभी आप गाड़ी में बैठें। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि फायरिंग से पहले सलमान खान के घर की रेकी की गई थी। आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी ने सलमान खान के घर का वीडियो भी बनाया था। मोहम्मद रफीक चौधरी ने 12 अप्रैल को सलमान के घर का वीडियो बनाया और उसे बिश्नोई गैंग से जुड़े अंकित को भेज दिया, जबकि इस वीडियो को अंकित ने शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल को भेजा था। लेकिन इस दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि सलमान के घर की रेकी करने वाले आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी ने 2 और वीडियो बनाए थे। उसने 2 और नामी ग्रामी फिल्मी सितारों के घर का वीडियो बनाया था। ये 2 वीडियो किन फिल्म स्टार्स के थे, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। लेकिन सवाल ये है कि जिन 2 फिल्मी सितारों के वीडियो आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी ने बनाए वो कौन है? क्या इनमें कोई बड़ा फिल्मी स्टार भी है? क्या बॉलीवुड के बड़े एक्टर बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं? वैसे अब तक की जांच में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पुलिस को तफ्तीश में पता चला है कि सलमान के घर पर फायरिंग करने के अलावा बिश्नोई गैंग का मकसद लोन वुल्फ अटैक करने का भी था। मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सलमान खान फायरिंग मामले में गिरफ्तार 5वां आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी सलमान खान पर लोन वुल्फ अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद रफीक चौधरी सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों के साथ नवी मुंबई के फ्लैट पर रह रहा था। वो शूटर्स को इस पूरे हमले के लिए लॉजिस्टिक सुविधाएं मुहैया करवा रहा था। मोहम्मद रफीक चौधरी अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के करीबियों में से एक है और इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए उनके लगातार संपर्क में था। यही नहीं, मोहम्मद रफीक चौधरी ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों से कहा था कि मैं तुमसे भी बड़ा काम करने वाला हूँ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये बड़ा काम सलमान खान पर लोन वुल्फ अटैक करना ही था, जिसका जिक्र उसने शूटर्स से किया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोकतंत्र के सामने आज आतंकवाद को हार का सामना करना पड़ा। करीब 3 दशक के बाद श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक चुनावी रैली हुई जो पीडीपी की तरफ से आयोजित की गई थी। इस रैली में बड़ी तादाद में शामिल पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी का झंडा और बैनर लिए नजर आए। इस दौरान मंच से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर एनकाउंटर के जरिए उनके चुनावी क्षेत्र अनंतनाग राजौरी सीट को प्रभावित करने का आरोप लगाया। क्योंकि ये जो एनकाउंटर ज्यादा अनंतनाग और राजौरी पुंछ की सीट में कराए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि बाइकआउट हो। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि अगर बीजेपी फिर सरकार में आई तो वो संविधान खत्म कर देगी।
हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के लोगों से वोट मांगना चाहते। मुझे पूरा यकीन है कि अब लोग जाग गए हैं, क्योंकि अगर ये जमात दोबारा सरकार में आई तो ये संविधान को खत्म करेंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 3 दशक के बाद श्रीनगर के इलाकों में इतनी चुनावी हलचल दिखाई दे रही है, जिसे आतंकवाद पर लोकतंत्र की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक वक्त था जब मतदान का लोग पूरी तरह से बहिष्कार करते थे। ना तो वहां कोई चुनावी सभा होती थी और ना ही कोई वोट डालने जाता था, लेकिन अब वहां पत्थरबाजी और चुनाव बहिष्कार की बातें पुरानी होती नजर आ रही हैं। लोग चुनावी रैलियों में जुट रहे हैं और उनका मानना है कि चुनाव से ही विकास संभव है। जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पहले अगर हम बात करें तो इस किस्म का इलेक्शन कैंपेन नहीं होता था। आपको लगता है कुछ बदलाव है? हाँ, मुझे लग रहा है बहुत चेंज हुई है। बदलाव, एक चेंज, ये सारा कुछ डेमोक्रेसी पे ही डिपेंड होता है और डेमोक्रेसी डिपेंड होती है इलेक्शंस पे। ठीक है, इलेक्शंस होने सही बंदा आएगा, सिलेक्शन हो जाएगी, अच्छे बंदे को रिप्रेजेंटेटिव आएगा। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई ड्रग्स की ओर जा रहा है, बट अभी लग रहा है कि अभी कुछ हो रहा है हमारे कश्मीर में। जो भी हमारे यूथ घर पे बैठा है उनके लिए कुछ सोचेंगे, तो तभी हमारे जो यूथ है वो घर से बाहर आ रहे हैं। श्रीनगर का डाउनटाउन, जिसे शहर खास भी कहा जाता है, वहां पर करीब 35 साल बाद हुई चुनावी सभा में लोग भारी तादाद में जुटे, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और लोग अपनी वोट की ताकत को पहचान रहे हैं। अब शहर खास में करीबन 3 दशकों के बाद देखने को मिल रहा है। आप देखिए कैसे लोग यहाँ पर हैं जो प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो भी कहाँ पर, शहर खास में। इस शहर खास जहाँ पर बहिष्कार का कॉल जब होता था तो एकदम से वो इम्प्लीमेंट होता था। यहाँ 0% कई पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग होती थी, लेकिन आज जिस तरह से चुनाव प्रचार यहाँ देखने को मिल रहा है, जिस तरह से लोग रैलियों में जुड़ रहे हैं, उससे ये आकलन लगाया जा सकता है कि इस बार श्रीनगर में भी बम्पर मतदान देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के देवास से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां खेड़ा माधवपुर गांव में रहस्यमय बीमारी ने पिछले कुछ दिनों में ऐसा कहर बरपाया है कि इससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 लोग बीमार हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमों को इलाके में भेजा, जिन्होंने गांव में कैंप लगाकर बीमारी का पता लगाने की कोशिश की। इस दौरान गांव में जमा पानी के सैंपल लिए गए और शुरुआती जांच में इसे डेंगू का प्रकोप माना गया। इनमें जब पानी का हम लोगों ने देखा तो लार्वा इसमें पाए गए हैं और ये लार्वा मच्छर के लार्वा रहते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे इन लोगों को निर्देशित करना जरूरी था कि ये पानी आप डिस्कार्ड कर दिया करिए। खेड़ा माधवपुर गांव में इस रहस्यमय बीमारी से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 70 लोग बीमार हो गए, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम मौत के कारणों का पता लगा रही है। साथ ही गांव के 130 लोगों की जांच भी की गई है। वहीं 12 से ज्यादा लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए। कोरोना के समय बीमारी के लक्षण पता चलने के बाद भी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान चली गई थी। लिहाजा अज्ञात बीमारी के सामने आने पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी है। देश में पिछले 65 सालों में हिंदुओं की आबादी घटी है, जबकि पारसियों और जैनियों को छोड़कर भारत में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी में इजाफा हुआ है, जिसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब बहस एक बार फिर तेज हो गई। ये दावा किया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट में, जिसे 167 देशों के अध्ययन के बाद तैयार की गई है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 8% तक कम हुई है। दूसरी तरफ आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है, जिस पर बीजेपी ने चिंता जाहिर की है और इसके लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। जनसंख्या विस्फोट को सेलिब्रेट करने वाले लोग जब तक इस देश में रहेंगे, तब तक जनसंख्या नियंत्रण के प्रश्न के ऊपर आम सहमति बनाना एक चुनौती बनी रहेगी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए साल 1950 से 2015 के बीच यानी कि 65 सालों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 84.68% था, जो 2015 में 78.06 रह गया। यानी आबादी में हिंदू हिस्सेदारी 65 साल में 7.82% घट गई। वहीं 1950 में आबादी में मुसलमानों का हिस्सा सिर्फ 9.84% था, जो 2015 में 14.09% हो गया। यानी मुस्लिम हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जहां बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या घटी है, तो पड़ोसी देशों की आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। चुनावी माहौल में आई इस रिपोर्ट पर सियासत अब गर्मा गई है। देश की जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी घटने और मुसलमानों की आबादी बढ़ने के मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।
और हिंदू आबादी की हिस्सेदारी कम होने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। ये जो रिपोर्ट आया है ये चिंताजनक है। जो अभी पूरे दुनिया में एक साजिश चल रहा है भारत को भी गजवाए हिंद बनाने का। आपस में बांटने का काम मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए। देश में आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पे आप बात के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी पाया गया है 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। इस तरह ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। वहीं इस मुद्दे पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। हम लोग जो है सरकार के नियमों को मानते हैं, वो लोग अपने धर्म के नियमों को मानते हैं। हम इसके बेसिस पे कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर हम ओपिनियन नहीं बना सकते हैं। आई फील इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसके बेसिस पे ही ये ऊपर या नीचे होता है डेटा। बीते कुछ दिनों से शेयर बाजार की चाल सुस्त है, लेकिन भारी बिकवाली के दबाव में आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। दिन का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 1062 अंक गिरकर 72,404 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 345 अंकों की गिरावट के साथ 21,957 के स्तर पर बंद हुआ। आज की गिरावट की वजह से निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपए की शपथ लगी। कारोबार के दौरान तेल, गैस, मेटल, एफएमसीजी और रियलिटी सेक्टर के शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। शेयर बाजार में गिरावट की कई वजह बताई जा रही हैं, जिनमें सबसे अहम लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। पहले माने जा रहा था कि एनडीए को बम्पर सीटें मिलेंगी, लेकिन अब सीटों की संख्या को लेकर अटकलों का दौर गर्म है और इसका असर शेयर मार्केट पर साफ दिख रहा है। बाजार में गिरावट की दूसरी वजह कई बड़ी कंपनियों के तिमाही के खराब नतीजे भी हैं। शेयर बाजार में कोहराम की एक बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व का कड़ा रुख भी है, जो ब्याज दरें स्थिर रखने के पक्ष में है। चौथी वजह क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के बढ़ते दाम है। दुनिया के तमाम हिस्सों में युद्ध और आर्थिक उठापटक के चलते कच्चे तेल के दाम में तेजी बनी हुई है। कोविड महामारी के बाद सेहत को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं और इस बीच आईसीएमआर ने खान-पान से जुड़े नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और इसके लिए आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक एक व्यक्ति को दिन भर में 1200 ग्राम भोजन जरूरी है, जिससे उसे 2000 कैलोरी प्राप्त होती है। थाली में 100 ग्राम फल, 400 ग्राम हरी सब्जी, 300 मिलीलीटर दूध या दही, 85 ग्राम दाल या अंडा, 35 ग्राम मेवा और 250 ग्राम अनाज का सेवन काफी है। दिन भर में 27 ग्राम से ज्यादा चिकनाई लेना सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है। वहीं नॉनवेज भोजन में दिन भर में अधिकतर 70 ग्राम चिकन या मीट पर्याप्त है। वहीं एक्सपर्ट लोगों को पोटेशियम की कमी पूरी करने के लिए हरी सब्जियां खाने पर जोर दे रहे हैं। पोटेशियम क्यों कम है? क्योंकि वेजिटेबल्स ज्यादा नहीं खाते अपन। वेजिटेबल्स हम 400 ग्राम्स रेकमेंड करें, मिनिमम, दैट इज मिनिमम 400 ग्राम्स। इसके अलावा डॉक्टर्स लोगों को तेल के सेवन पर भी चिता रहे हैं। ऑयल की क्वांटिटी लिमिट में रखें, यानी 1 टीस्पून पर पर्सन पर डे, उससे ज्यादा ना खाएं। तो क्योंकि ज्यादा ऑयल खाने से फिर वो आपका जो ऑयल है वो आपकी स्टोरेज में जाना शुरू हो जाता है।